उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने एनपीए रोकने के उपाय पढ़े थे। हमने जाना था सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष जाना था, प्रोजेक्ट सशक्त जाना था, और क्या जाना था हमने जाना था आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 जाना था। आज आरबीआई द्वारा जो उपाय किए जाते हैं, यानी बैंक जो एनपीए है बैंक का, उसको रोकने के लिए आरबीआई द्वारा जो उपाय किए जाते हैं उसको जानना है। ठीक है, तो पहला है हमारा 4R। 4R क्या है? इसे वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था। पहला स्टैंड करता है रिकॉग्निशन, यानी सही एनपीए की सही पहचान होनी चाहिए। एनपीए की सही पहचान। दूसरा है हमारा रिकैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण, पुनर्पूंजीकरण, यानी किसी बैंक जिसका धन अधिक से अधिक एनपीए हो गया है, सरकार को भी उसमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए पूंजी से संबंधित। ठीक है, उसका पूंजीकरण करना चाहिए। ठीक है, तो रिकैपिटलाइजेशन होना चाहिए उसका। तीसरा है रिजोल्यूशन, समाधान, उससे संबंधित समाधान बनाना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, ये तय करना चाहिए कि जो धन एनपीए हो चुका है उसको मानव परिसंपत्ति में, सब स्टैंडर्ड एसेट में कैसे बदला जाए। ठीक है, जो चौथा आ रहा है वो हमारा बताता है रिफॉर्म, सुधार करना, यानी जो पूरा तंत्र है उसमें सुधार करना, एनपीए की पूरी प्रक्रिया होती है उसमें सुधार करना, यानी ओवरऑल पारदर्शिता लाना। तो ये आरबीआई की हमारी क्या है, 4R प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पहला उपाय जो आरबीआई कहता है 4R। दूसरा है सरफेसी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सरफेसी एक्ट नियम है वो 2002 में लाया गया, लेकिन इसे लागू 2003 में किया गया। सरफेसी, SARFAESI, इसका फुल फॉर्म समझते हैं। पहला है सिक्योरिटाइजेशन, S stands for securitization, A stands for and, R stand for reconstruction of, F stand for financial, A stand for asset and E stand for enforcement and S stands for security interest। ठीक है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये हमारा है सरफेसी एक्ट। ठीक है, तो इनके टर्म्स को पहले समझ लेते हैं, एक एक शब्द को समझते हैं। जो सरफेसी एक्ट में जो एक एक वर्ड यूज हुआ है, जैसे सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब है, यानी प्रतिभूतिकरण, इससे सुरक्षित लोन को ही शामिल किया जाएगा। सिक्योरिटाइजेशन के अंतर्गत ये बात कही गई है कि भाई इसमें सुरक्षित लोन को शामिल किया जाएगा। सुरक्षित लोन मतलब वह उधारी जिसमें गिरवी रखा जाता है। जब मैं आपको कोई उधार दे रही हूँ और आपकी कोई चीज गिरवी रख रही हूँ तो इसको बोलेंगे सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिभूतिकरण। दूसरा वर्ड हमने बोला रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी वित्तीय परिसंपत्ति का पुनर्गठन। इसके अंतर्गत जो बैंक का धन एनपीए हो गया है उसको एनपीए से हटाने के लिए, यानी उसको गुड लोन बनाने के लिए, अच्छा धन बनाने के लिए, मानव परिसंपत्ति बनाने के लिए क्या करना होगा, बैंक को पुनर्गठन करना होगा। पुनर्गठन कैसे? जैसे या तो अपने ब्याज दरों में कमी कर दे, या फिर क्या करे, समय अवधि बढ़ा दे, समय सीमा बढ़ा दे। ठीक है, ताकि वो व्यक्ति उधार चुका सके। ठीक है, इस प्रकार वो बैड लोन को गुड लोन में बदल सकता है। तीसरा है जो हमने वर्ड बोला इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसका मतलब है लोन के पुनर्गठन के बावजूद बैंक को एनपीए की वसूली नहीं होती है तो वह गिरवी रखी संपत्ति को क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। ठीक है, इसी को बोला गया हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपने सरफेसी एक्ट के जो एक वर्ड है, आपने एक वर्ड को तोड़ के समझ लिया। ठीक है, कि सिक्योरिटाइजेशन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एसेट ये क्या होता है। अब थोड़े आप बारे में और समझते हैं। सरफेसी एक्ट 2002 में लाया गया। ठीक है, 2002 अधिनियम के तहत लाया जाता है, लेकिन इसको लागू वर्ष 2003 में प्रभावी होता है। ठीक है, यह अधिनियम वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता था पहले, लेकिन वर्ष 2020 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सहकारी बैंकों पर भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि सहकारी बैंक दो कानूनों से संचालित होते हैं, एक बैंकिंग विनियम अधिनियम और एक सहकारी बैंकिंग विनियम अधिनियम। इसलिए 2020 से सहकारी बैंक भी अब क्या कर सकते हैं, सरफेसी कानून के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, सरफेसी कानून का मतलब क्या होता है? सरफेसी कानून का मतलब होता है कि बैंक के पास अगर किसी बैंक ने जो लोन दिया है, बैंक ने किसी को जो लोन दिया है और वो एनपीए हो जाता है तो बैंक बिना कोर्ट में गए उसकी जो संपत्ति रखी होती है उसको बाजार में विक्रय कर सकती है। ठीक है, बैंक ने जो लोन दिया है किसी को, अगर वो लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक बिना कोर्ट में गए अपने पास गिरवी रखी संपत्ति को बाजार में विक्रय कर सकता है, जब्त करके। सरफेसी एक्ट जो होता है बैंक द्वारा जो सिक्योर्ड लोन दिया जाता है, यानी जो संपत्ति गिरवी रखी जाती है, जिस लोन पे संपत्ति गिरवी रखी जाती है, सिक्योर्ड लोन, सुरक्षित लोन पर यह अधिनियम लागू होता है। कौन? सरफेसी एक्ट केवल सुरक्षित लोन, सुरक्षित उधारी पर ही क्या होता है, लोन पर लागू होता है। ठीक है, इसके लिए जो धनराशि वो 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। किससे अधिक होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। इस कानून के अंतर्गत बैंक कृषकों की कृषि भूमि को जब्त नहीं कर सकता बशर्ते कृषि भूमि पड़ती ना हो। सरफेसी कानून के अंतर्गत अगर किसान ने लोन लिया है, ठीक है, और वो उसका धन एनपीए कर देता है बैंक का, तो ऐसा नहीं होगा। उसने जो प्रॉपर्टी उसके कागज रख गया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक उसकी प्रॉपर्टी बेच देगा, उसकी किसानी बेच देगा, खेती किसान नहीं, ये कृषि में लागू नहीं होता है। ठीक है, और हमने बताया कि 2020 से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो सहकारी बैंक सहकारी जो सरफेसी एक्ट है उसका पालन कर सकते हैं, यानी सहकारी बैंक भी अपने पास रखी जो गिरवी है उसको क्या कर सकते हैं, बाजार में विक्रय करके अपने एनपीए की वसूली कर सकते हैं अगर व्यक्ति धन का एनपीए कर देता है। ठीक है, तीसरा हमने जो उपाय बताया था आपको, जो आरबीआई द्वारा जो एनपीओ को रोकने का जो तीसरा उपाय किया जाता है वो एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी। अब ये क्या होता है? एआरसी वो कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 में क्या है, पंजीकृत है। एआरसी एक कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 में पंजीकृत होती है, जो भारत में स्थित हो। पहले क्या होता था, जो एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, उसमें केवल देश की कंपनी भाग लेती थी, विदेशी नहीं।
लेकिन वर्तमान में ऐसा सुविधा की गई है कि कोई विदेशी यानी एफडीआई इसमें 100% किया जा सकता है। ठीक है, एफडीआई की जो अनुमति है वो कितनी है, पूरी 100% है। किसमें, एआरसी में, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। इसका जो कार्य होता है हमने बताया, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो बैंक जो होता है सरफेसी एक्ट के तहत बैंक ने जो संपत्ति जब्त कर ली है, सरफेसी एक्ट के तहत बैंक ने जो संपत्ति जब्त कर ली है उसको जब बाजार में नीलाम करता है तो एआरसी वही काम करते हैं। एआरसी वो काम का मतलब, जब बैंक अपनी संपत्ति को नीलाम करता है बाजार में जब्त की हुई संपत्ति को, तो एआरसी क्या करते हैं, उस जब्त की हुई संपत्ति को क्रय करते हैं। नीलामी प्रक्रिया के तहत उस जब्त की हुई संपत्ति को क्रय करते हैं और क्रय करके उसको बाजार में बेचते हैं और बेच करके क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं। तो एआरसी का जो गठन है वो नरसिंघम समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, 1988 में नरसिंघम समिति का गठन होता है। तो 1988 में जो नरसिंघम समिति का जो गठन होता है उसकी सिफारिश पर एआरसी का गठन किया गया। एआरसी का मुख्य कार्य जो होता है सरफेसी कानून के अंतर्गत जब्त की गई संपत्ति को नीलामी प्रक्रिया के द्वारा बैंकों से क्रय करना और उसको बाजार में विक्रय करके लाभ कमाना। यह हमारा क्या एआरसी का कार्य होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कार्य होता है। इसकी न्यूनतम पूंजी वर्तमान में कितनी है, 300 करोड़ की है। कितनी है, 300 करोड़ की वर्तमान में एआरसी की न्यूनतम पूंजी है, जो पहले कितनी थी, 100 करोड़ थी। ठीक है, एआरसी जो है, एआरसी का जो विनियामक संस्था है वो आरबीआई है। याद रखना, जो आरबीआई है वो एआरसी का क्या है, नियामक संस्था है। दूसरा हम क्या समझते हैं, बैड बैंक। बैड बैंक की शुरुआत वस्तुतः 1988 में सबसे पहले अमेरिका में की गई, 1988 में अमेरिका में की गई। अमेरिका में मेल्लोन नाम से बैड बैंक की शुरुआत की गई। ठीक है, भारत में से बहुत बाद में अपनाया गया। बैड बैंक एक विशेष प्रकार का बैंक होता है जो ना उधार देता है, ना उधार स्वीकार करता है, ना जमा स्वीकार करता है, ना जमा स्वीकार करता है, ना उधार देता है। तो फिर ये करता क्या है, ये क्या करता है, जो बैंक होता है जब संपत्ति को सरफेसी एक्ट के तहत जब्त कर लेता है और जब्त करने के बाद उसको नीलाम करता है यानी विक्रय करता है, तो बैड बैंक वही करते हैं। बैड बैंक क्या करते हैं, एनपीए को खरीदते हैं। बैंक का जो धन एनपीए हो गया उस एनपीए को खरीद लेते हैं और उस एनपीए की वसूली करने का प्रयास करते हैं। वो जो बैड लोन था उसको गुड लोन बनाने का प्रयास करते हैं। अगर एनपीए की वसूली नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, उसको जब्त करके बाजार में नीलामी करते हैं, उसको बेच देते हैं, उसकी बिक्री कर देते हैं। तो फिर एआरसी और बैड बैंक में अंतर क्या है, हमने बताया जो एआरसी है वो क्या करता है, वो केवल नीलामी द्वारा संपत्ति का क्रय करता है। वो एनपीए नहीं खरीदता, वो नीलामी प्रक्रिया में संपत्ति को क्रय करके लाभ कमाता है। जबकि बैड बैंक क्या करते हैं, एनपीए खरीद लेते हैं और एनपीए खरीद के क्या करते हैं, एनपीए की वसूली करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भारत में पहला बैड बैंक वर्ष 2021 में स्थापित हुआ था। वर्ष 2021 में भारत में पहला बैड बैंक स्थापित हुआ था जिसका नाम क्या है, एनएआरसीएल। एनएआरसीएल मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसमें 51%, 51% स्वामित्व सरकार का है और 49% स्वामित्व जो होता है वो निजी क्षेत्रों का होता है। किसमें, एनएआरसीएल में, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये बैड बैंक का एक प्रकार है। दूसरा एक बैड बैंक है आईडीआरसीएल। आईडीसीएल मतलब इंडियन डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसमें रेशियो आप उलट दीजिए, यानी 51% निजी क्षेत्रों के हाथ में होता है और 49% क्या होता है, सरकारी हाथ में होता है। किसमें, आईडीसीआरएल में। ठीक है, इंडियन डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। जो हमारी बैड बैंक है वो बैंकों से कम 500 करोड़ धन का क्या कर सकते हैं, एनपीए को क्रय कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बैड बैंक की पूरी कार्य प्रणाली कैसे कार्य करती है। सपोज कोई बैंक है, ठीक है, वो किसी कंपनी एक्स कंपनी को धन देता है 500 करोड़ का और वो एक्स कंपनी धन को एनपीए कर देती है। अब कंपनी ने धन को एनपीए किया और ये लोन सिक्योर्ड लोन था, उसने कुछ गिरवी रखा होगा, तो बैंक क्या करेगा, वो जो गिरवी है उसको बेचेगा। किसको, एनएआरसीएल को, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, एनएआरसीएल को बेचता है कौन, बैंक, जब्त की हुई संपत्ति को। मान लीजिए 500 करोड़ का एनपीए हुआ था। ठीक है, अब जब वो बेचता है तो जो एनएआरसीएल होता है, तो एनएआरसीएल क्या करता है, जितने का वो संपत्ति एनपीए रखा, जो एनपीए होता है, जो सिक्योरिटी होती है, उतने में नहीं खरीदता, उससे कम कीमत में खरीदता है। तो मान लीजिए 200 करोड़ में क्या करता है, एनपीए को खरीद लेता है एनएआरसीएल। और एनएआरसीएल क्या करता है, जैसे ही वो एनपीए को खरीदता है तत्काल 15% का भुगतान कर देता है। ठीक है, बाकी का 85% का भुगतान नहीं करता। वो कब करता है, वो एक रिसिप्ट देता है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट। ठीक है, प्रतिभूति जारी करता है जिसमें वो 85% का बाद में देने का वादा करता है। और ये लीगल होता है, जो सिक्योरिटी रिसिप्ट होती है वो लीगल होता है, 5 साल के लिए वैध होता है। लीगल कैसे, जो सरफेसी एक्ट है, सरफेसी कानून के तहत ये लीगल है। ठीक है, प्रतिभूति विनियमन एक्ट 1956 जो है उसके तहत ये लीगल माना जाता है। कौन, जब एनएआरसीएल प्रतिभूति देता है कितने परसेंट के लिए, 85% के लिए, कि भाई 85% मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक, और ये जो सिक्योरिटी होती है, जो सिक्योरिटी रिसिप्ट होता है, ये हस्तांतरण योग्य होता है। हस्तांतरण योग्य कैसे, कि जैसे आपको सिक्योरिटी मिल गई, आप चाहें तो किसी दूसरे बैंक के पास उससे पैसे वसूल सकते हैं, ले सकते हैं कि भाई मेरा 85% दे दो। हाँ, ये हो सकता है कि बैंक आपको कम दे, जैसे आपको 100 रुपए पाने थे, 100 रुपए में 90 रुपए दे रहा है, 10 रुपए खुद कमा ले रहा है। तो 10 रुपए जो थर्ड पार्टी कमा रहा है उसको बोलते हैं फैक्टरिंग। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। जैसे मान लीजिए कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, उसका धन एनपीए हो रहा है। अब उसने जो एनपीए धन था उसको बेच दिया,
ठीक है। NARCL के पास, NARCL ने क्या किया, 15% का भुगतान कर दिया, 85% के लिए उसने सिक्योरिटी रिसिप्ट दे दी। अब कोई जिस बैंक का धन एनपीए हुआ है, अब वो सिक्योरिटी रिसिप्ट लेकर नाबार्ड के पास चला गया। नाबार्ड ने कहा ठीक है, नाबार्ड ने उसको पैसे दे दिए। अब जो NARCL है, जो 85% का जो भुगतान उसको करना था, वो किसको करेगा, नाबार्ड को करेगा। अब जो बैंक जिसका धन एनपीए हुआ था, अब वो हट गया बीच से, क्योंकि उसकी पूर्ति हो गई, ठीक है। तो जो 85% है उसके लिए वो सिक्योरिटी रिसिप्ट देता है, ठीक है। और जो NARCL है, ये मुख्य भूमिका में रहता है, इसके पीछे एक और काम कर रहा होता है। हमने बताया था बैंक के दो प्रकार, एक आईडी होता है, इंडियन डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये कार्य कर रही होती है। ये क्या करती है, एनपीए की वसूली करने का प्रयास करती है सबसे पहले। अगर एनपीए की वसूली नहीं होती है, तब ये जो एनपीए जो होता है उसको जब्त करके बाजार में उसको विक्रय करती है, और विक्रय करने के बाद जो 85% जो बचा था उस कंपनी को, उस बैंक को दे देता है, ठीक है। मान लीजिए NARCL एनपीए को बेचता है बाजार में और उसको नुकसान हो जाता है, तब नुकसान की स्थिति में क्या होता है, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है। सरकार द्वारा एक फंड बनाया गया जिसको बोलते हैं सॉवरेन गारंटी कोष, जो 30,600 करोड़ का होता है। कितने का, 30,600 करोड़ का। यानी अगर NARCL को नुकसान होता है तो सरकार उसको अपनी क्षतिपूर्ति देती है। उसके एक फंड बनाया गया है, सॉवरेन गारंटी कोष बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी बैड बैंक की क्या है, प्रोसेस है। यानी अगर कोई कंपनी है वो बैंक से उधार लेती है, कोई एक्स कंपनी बैंक से उधार लेती है और उसका धन का एनपीए कर देती है। तो जो धन का एनपीए हो जाता है तो सरफेसी एक्ट के तहत बैंक क्या करता है, अपने उस धन का एनपीए की वसूली करने के लिए उसको NARCL के पास भेज देता है, NARCL को बेच देता है अपने एनपीए, और NARCL क्या करता है, 15% की तत्काल भुगतान कर देता है, बाकी का 85% के लिए वो सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देता है। सॉरी, और वो जो सिक्योरिटी रिसिप्ट है वो 5 साल के लिए वैध होती है, लीगल होती है। सरफेसी एक्ट के तहत, प्रतिभूति विनियमन एक्ट 1956 के तहत वो लीगल है और हस्तांतरण योग्य है, वो कहीं और से भी उसकी वसूली कर सकता है, ठीक है। और जब NARCL बैंक को जो एनपीए है उसको बाजार में विक्रय करता है, अगर उसको नुकसान होता है तो सरकार द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है, जिसके लिए सरकार ने एक सॉवरेन गारंटी कोष बनाया गया जो 30,600 करोड़ का होता है। जब वो प्रतिभूति जो एनपीए उसको बाजार में बेच देता है, कौन, NARCL, ठीक है, IDRCL के तहत, ठीक है। जब ये बाजार में बेच देते हैं और जो 85% बचा था उसका भी भुगतान कर देते हैं, ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है। बस यही था ARC और बैड बैंक, और दोनों में अंतर क्या था हमने बताया। तो आज से खत्म होता है, बैंकिंग आपका खत्म होता है। नेक्स्ट हम भूमि सुधार शुरू करेंगे, भूमि सुधार पढ़ेंगे। और एक सबसे अहम बात, कल से हम कोशिश करेंगे कि हम पॉलिटी की भी क्लासेस लें, ठीक है। एक साथ 2 क्लासेस चलाएंगे, टाइम बहुत कम है, बहुत तेजी से कवर करना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।